हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पैटर्न एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन सेंटर अर्थात टाइप्स ऑफ सिटीज के बारे में। यह वीडियो इस टॉपिक का दूसरा यानी कि पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट फर्स्ट आप अवश्य देखें, तभी पार्ट सेकंड जो है वो अच्छे से आपके समझ में आएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अवस्थिति लोकेशन के बारे में कि अवस्थिति या लोकेशन क्या होती है। किसी नगर की स्थिति का बोध अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं द्वारा अथवा किसी ज्ञात स्थान से उसकी दूरी एवं दिशा द्वारा होता है। यानी कि किसी भी नगर की स्थिति को अपने को जानना है तो अक्षांश देशांतर रेखाओं के द्वारा और किसी ज्ञात स्थल से उसकी दूरी को बता के हम उसकी जो स्थिति है उसको जान सकते हैं। इसे नगर की अवस्थिति या स्थिति जो है वो कहते हैं। और नगर की स्थिति जो है वो दो प्रकार से बताई जा सकती है। पहली है निरपेक्ष स्थिति, एब्सोल्यूट लोकेशन। इससे तात्पर्य है कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किसी नगर की स्थिति को बताना। मान लीजिए आपको जयपुर जो नगर है, सिटी है, उसकी स्थिति को बताना है तो आप जयपुर की जो स्थिति है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से अगर बताते हैं तो वो कहलाएगी उसकी निरपेक्ष स्थिति। दूसरा है सापेक्ष स्थिति, रिलेटिव लोकेशन, जिसमें किसी नगर का जो वर्णन है कुछ ज्ञात बिंदुओं या स्थापित स्थानों से दूरी एवं दिशा के संदर्भ में किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आप किसी एक जिले में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसकी आपको जो है वो स्थिति बतानी है तो आपने पहले तो उसकी एब्सोल्यूट स्थिति में ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बता दी और दूसरा आपने बता दिया कि फला पर्टिकुलर जो सिटी या कस्बा है ये इस कस्बे से या इस हाईवे पे है, इस कस्बे से इतनी दूरी पर स्थित है। यानी कि ज्ञात बिंदुओं से उसकी स्थिति को बताना ये कहलाता है सापेक्ष या रिलेटिव लोकेशन। यहाँ हम इस स्लाइड में इन डायग्राम के माध्यम से जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ ये है रिलेटिव लोकेशन, यानी कि ये एक बिंदु है, ये कोई कस्बा है या सिटी है और जो दूसरे ज्ञात बिंदु है उससे इसकी जो दूरी है, लोकेशन है, उसको हम बता सकते हैं। और एब्सोल्यूट लोकेशन में यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम जो है किसी भी सिटी या कस्बे की जो स्थिति है उसको बता सकते हैं। इसी प्रकार से इस दूसरे डायग्राम में भी ये बतलाया गया है कि ये एब्सोल्यूट स्थिति है। इसमें ग्लोब पर जो है वो उसकी स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से कहां पर है और इसमें ये ए कोई बिंदु है और ये कोई दो बिंदु हैं, इन दोनों के मध्य ये दूरी है तो यहां पर जो ज्ञात बिंदुओं के माध्यम से बताते हैं इसको बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन। अब हम इसी में देखते हैं बसाव स्थिति या सिचुएशन के बारे में। नगर अपने आंतरिक संसाधनों के साथ साथ बाह्य क्षेत्र के संसाधनों पर भी निर्भर करता है। यानी कि नगर के आंतरिक भाग में भी कुछ संसाधन जो है वो हो सकते हैं और साथ में नगर के बाहर का जो क्षेत्र है, बाहरी जो क्षेत्र है, उससे भी वो बहुत सारे संसाधनों पर जो है वो निर्भर करता है। कोई नगर जिन प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदशाओं के मध्य स्थित है उनके सम्मिलित स्वरूप को उसकी स्थिति जो है वो कहते हैं। कि कोई भी जो सिटी है या कस्बा है वो किस प्रकार की प्राकृतिक या कल्चरल परिदशाओं के मध्य स्थित है, उसके जो सम्मिलित स्वरूप है उसको उसकी जो स्थिति है वो कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बसाव स्थल की यानी कि साइट की तुलना में जो स्थिति है, सिचुएशन है, ये व्यापक होती है। यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो बड़ा होता है। जैसे
बर्लिन नगर ऐसे स्थल पर बसा है जहां पर उसके बड़े नगर बनने की संभावना स्थित थी। यानी कि जो बर्लिन नगर का एग्जाम्पल दिया गया है कि वो ऐसे स्थल पर बसा हुआ है जहां पर उसके वृद्धि होने की संभावना है वो बहुत ज्यादा सीमित थी, किंतु जर्मनी के उपजाऊ मैदान में इसकी स्थिति के कारण से उसका जो विकास है वो हुआ। यानी कि विकास का जो कारण क्या माना गया यहाँ पर कि वो जो स्थित था वो जर्मनी के उपजाऊ मैदान में स्थित था। इसी प्रकार जो है कलकत्ता का बसाव स्थल मानव के लिए उपयुक्त नहीं था, किंतु उसकी स्थिति जो है वो महत्वपूर्ण थी। इसके पृष्ठ प्रदेश में सघन जनसंख्या, चावल एवं जूट का उत्पादन, दामोदर घाटी एवं छोटा नागपुर क्षेत्र के खनिज संसाधनों की निकटता, यातायात मार्गों द्वारा विस्तृत प्रदेश से संपर्क ने इसे महानगर एवं बंदरगाह बनाया। इनके जो कलकत्ता नगर है ये भी इसकी जो बसाव स्थल है ये उपयुक्त नहीं था, क्योंकि ये नदी मुहाने पे स्थित होने के कारण से यहाँ बाढ़ जो है हमेशा आती रहती थी। इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से ये स्थिति जो है इसके लिए उचित नहीं थी। लेकिन इसका जो पृष्ठ प्रदेश है इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी का ज्यादा होना, चावल जूट का उत्पादन अधिक होना और साथ ही साथ में जो दामोदर घाटी है, छोटा नागपुर का क्षेत्र है, वहां खनिज संसाधन निकटता और यातायात के साधनों के विकास के कारण से ये जो है कलकत्ता एक बड़े महानगर और बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ। नगरों की स्थिति के अंतर्गत जो है दो प्रकार के तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है प्राकृतिक तत्व और दूसरा है सांस्कृतिक तत्व। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक तत्व के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि प्राकृतिक तत्वों के आधार पर जो है नगरों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें पहला बिंदु है अंतराल स्थिति। इसमें ये देखते हैं कि दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक अवरोध के कारण यातायात मार्गों को अपेक्षाकृत नीचे एवं संकरे भागों से गुजरना होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में घाटियों के मुख पर या दर्रों पर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। विश्व के विभिन्न पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक दर्रा नगर या अंतराल नगर जो विकसित हुए हैं, जैसे इंग्लैंड में नॉर्थ डाउन श्रेणियों में गिल्डफोर्ड व साउथ डाउन श्रेणियों में ल्यूस नगर। इसी प्रकार से भारत में राजस्थान में अरावली श्रेणियों में अंतराल पर स्थित है अजमेर, ब्यावर एवं नसीराबाद नगर आदि। दूसरा इसमें बिंदु है पर्वत पदीय स्थिति। पर्वत पदीय क्षेत्रों में प्राय घाटियां ही मुख्य मार्ग या प्रवेश द्वार का काम जो है वो करती है। पर्वत पदीय क्षेत्रों में विकसित नगरों को गिरिपीद नगर या पर्वतपाद नगर भी कहा जाता है, इनकी इनको गिरिपीद नगर और पर्वतपाद के नाम से भी जानते हैं। और देहरादून जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत पदीय प्रदेश में चंडीगढ़ है, सहारनपुर, होशियारपुर तथा अरावली पर्वत पदीय प्रदेश में जयपुर जो है वो मुख्य शहर है। इसी प्रकार से जो तीसरा बिंदु है वो है विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों की संपर्क स्थिति में स्थित जो है वो नगर। जहां दो भिन्न भिन्न प्राकृतिक प्रदेश संपर्क में आते हैं वहां परिवहन साधनों में परिवर्तन के कारण नगरों के उद्भव एवं विकास की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश के संपर्क में आने से और वहां पर परिवहन के जो साधन जो है उनमें परिवर्तन के कारण, जैसे मान लो एक बंदरगाह है और बंदरगाह के बाद में दूसरा रेल या सड़क मार्ग आ गया तो दोनों परिवहन के साधन एकदम से परिवर्तित हो गए। तो विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में परिवहन के साधनों में पर्याप्त भिन्नता जो है वो पाई जाती है। तो यातायात के साधन परिवर्तन हो जाने के कारण दो भिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में सामान के एकत्रीकरण एवं पुनर्वितरण के कारण व्यापारिक नगर जो है अस्तित्व में आ जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो बंदरगाह है वहां पर शिप के माध्यम से, जहाज के माध्यम से सामान आता है और उसके बाद में जो सामान है आता भी है और वहां से जाता भी है।
इसके बाद सामान सड़क मार्ग के द्वारा या रेल मार्ग के द्वारा दूसरी जगहों से आता है और वहां से भेजा भी जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर नगरों का जो है अस्तित्व या विकास जो है वो हो जाता है। चौथा बिंदु है अंतर्देशीय स्थिति, यानी कि प्राचीन काल एवं मध्य काल में सुरक्षा की दृष्टि से नगरों की स्थापना स्थलों के आंतरिक भागों में की जाती थी, किंतु आधुनिक काल में इसका जो महत्व है वो घट गया। कि मध्यकाल और प्राचीन काल में सेफ्टी के हिसाब से जो नगरों की स्थापना है वो आंतरिक भागों में की जाती थी, क्योंकि उस समय सेफ्टी जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। लेकिन वर्तमान में या आधुनिक समय में इसका कोई महत्व है वो ज्यादा नहीं है। पांचवा है समुद्र तटीय स्थिति। समुद्र तटीय किनारों पर जो है जलवायु सुरक्षा एवं जल संबंधी सामान्य सुविधाओं के अतिरिक्त व्यापारिक सुविधाओं के कारण महाद्वीपीय स्थितियों की तुलना में समुद्री स्थितियां जो है वो अधिक उपयुक्त होती हैं, क्योंकि वहां पर जो है व्यापार बहुत ज्यादा इजीली ग्रो होता है, क्योंकि वहां पर व्यापार के लिए जो समुद्र परिवहन के साधन है वो बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका विकास अधिक होता है। जैसे मुंबई है, न्यूयॉर्क है, सिंगापुर है, केप टाउन है आदि। इसी प्रकार से छठा बिंदु है उर्वरा मैदानी स्थिति, यानी कि जो उपजाऊ मैदानी वाले स्थिति वाले मैदान है उनमें स्थित जो नगर है उनके विकास का जो कारण है। नदियों द्वारा उपजाऊ मैदानी भाग नगरों के लिए श्रेष्ठ स्थिति प्रदान करते हैं। कि जो नदियों का जो उपजाऊ मैदानी भाग है वो नगरों के विकास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है। प्रागैतिहासिक काल में दजला, फरात, नील, सिंधु, वहांगो व यांगटीसी क्यांग नदी घाटियों में प्रथम नगरों की उत्पत्ति इसी स्थिति के कारण से हुई थी। यानी कि जो प्राचीन समय में प्रागैतिहासिक काल में जो नगरों की जो उत्पत्ति हुई थी उनका विकास हुआ था वो इसी बिंदु के कारण से, इसी तत्व के कारण से हुआ था। नदी घाटियों एवं दोआब प्रदेश के नगर इसका जो है वो प्रमुख उदाहरण है। इसमें गंगा यमुना मैदान में लखनऊ, कानपुर, आगरा, पटना, इलाहाबाद, इसी प्रकार से कावेरी नदी में उपजाऊ डेल्टाई मैदान में थंजबूर व तिरुचिरापल्ली, साबरमती के उपजाऊ मैदान में अहमदाबाद, इसी प्रकार से रावी व्यास के उपजाऊ मैदान में अमृतसर आदि उर्वरा मैदानी भागों में स्थिति वाले नगर हैं। अन्य में हम देख सकते हैं कि जहां पर अनुकूल एवं स्वास्थ्यप्रद जलवायु होती है वहां उन प्रदेशों में भी बहुत सारे नगरों का जो है वो विकास होता है। जैसे भारत में मसूरी, ऊटी, महाबलेश्वर, दार्जिलिंग, शिमला एवं नैनीताल, इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में जेनेवा, ज्यूरिक इत्यादि। अब इसी में हम दूसरा बिंदु देखते हैं कि सांस्कृतिक स्थिति के जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से, उनमें कौन कौन से जो बिंदु है वो सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहला है जंक्शन या संगम्यता का। अनेक मार्गों एवं यातायात साधनों के संगम केंद्रों पर, संगम का मतलब जहां पर दो यातायात के साधन मिलते हैं, बहुत सारे नगर जो है वो विकसित हुए हैं। मार्ग संगम्यता अधिकांश राजधानी नगरों की प्रमुख विशेषता, यानी जितने भी राज्यों की राजधानी है उनकी विशेषता होती है कि वहां पर बहुत सारे जिलों को या देश के दूसरे भागों को जाने वाली मुख्य सड़कें या रेल के द्वारा वो जुड़े होते हैं। व्यापारिक केंद्रों की उत्पत्ति के लिए सहगम्यता आवश्यक दशा, यानी कि जो व्यापारिक केंद्र वहीं पर विकसित होगा जहां से लगभग राज्य के या देश के सभी भाग जो है, सभी क्षेत्र रोड या रेलवे से अच्छे से जुड़े हुए, तो वो ज्यादा व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। बहुत से नगर ऐसी स्थिति के कारण से विकसित हुए हैं जैसे मुंबई, मद्रास, कोलकाता, कुआलालंपुर, सिंगापुर आदि। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, टुंडला, काठगोदाम आदि नगर रेल संगम्यता के कारण से ही विकसित हुए हैं। दूसरा इसमें बिंदु है सुरक्षा का। प्राचीन एवं मध्य काल में सुरक्षा का तत्व महत्वपूर्ण था, किंतु विभिन्न आपदाओं से भी
इससे सुरक्षा जो है वो होती थी और उस समय अपेक्षाकृत जो है ऊंचे जो भाग है वहां पर जो है नगरों का बसाना ज्यादा उचित मानते थे, इसलिए ऐसे नगर जो है दुर्ग नगर या परकोटा नगर जो है वो कहलाए जाते थे। वर्तमान समय में ये जो तत्व है लगभग गौण सा हो गया, क्योंकि अब पहाड़ी क्षेत्रों में जो है केवल नगर जो है टूरिज्म के हिसाब से ही ज्यादा विकसित किए जाते हैं। तीसरा है प्रशासनिक एवं राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक एवं प्रशासनिक तत्वों ने नगरों के जन्म एवं विकास में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूनानी साम्राज्य की राजधानी एथेंस, रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा तथा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर आदि विश्व के विशालतम एवं भव्य नगरों में सम्मिलित थे। इसी प्रकार से सुनियोजित राजधानी नगरों की स्थापना में भी प्रशासकीय वरीयता प्रमुख तत्व थी, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, दिसपुर आदि। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा, कनाडा में ओवा, ब्राजील में ब्राजीलिया एवं पाकिस्तान में इस्लामाबाद की स्थापना जो है वो की गई। इसी प्रकार से ब्रिटिश काल में कई जो है छावनी नगर भी विकसित किए गए। छावनी नगर प्रशासकीय वरीयता का ही परिणाम थे, जैसे अंबाला, मेरठ, बैरकपुर आदि। इसी में चौथा बिंदु है कार्यात्मक आधार। नगरों का जन्म उन कार्यों के लिए होता है जो वे अपने निकटवर्ती क्षेत्र के लिए संपन्न करते हैं कि नगर अपने आसपास के क्षेत्रों के लिए कौन कौन से कार्य सेवाएं जो है वो प्रदान करता है। जिन नगरों की प्राकृतिक स्थिति अनुकूल होने के साथ ही कार्यों की अधिकता के कारण मजबूत कार्यात्मक आधार भी होता है, उनका जो विकास है बहुत तेजी से होता है। इसमें विनिर्माण उद्योगों के कारण से विकसित नगरों के अनेक उदाहरण हैं, जैसे भारत में जमशेदपुर, गाजियाबाद, मोदीनगर, संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो, डुलुथ, डेट्रॉयट आदि। इसी प्रकार शिक्षा केंद्रों के रूप में भी अनेक नगर विकसित हुए हैं, जैसे अलीगढ़, पिलानी, वाराणसी, पंतनगर आदि। अब हम देखते हैं कि बसाव स्थल व बसाव स्थिति दोनों को ही ध्यान में रखते हुए नगरों का जो सामान्य वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे मैदानी नगर, पर्वतीय नगर, पठारी नगर, नदी घाटी नगर, संपर्क स्थित नगर, अंतर्देशीय नगर, समुद्र तटीय नगर, सहगम्यता नगर, सुरक्षात्मक स्थिति नगर, सीमांत स्थिति नगर, स्वास्थ्य नगर और विभिन्न कार्यात्मक नगर। इसी के साथ में ये टॉपिक यहीं पर जो है वो समाप्त होता है। आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप इन बुक्स का जो अध्ययन स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक से संबंधित जो तीसरा वीडियो है उसको भी आप अवश्य देखें। इस टॉपिक के कुल 3 वीडियो बनाए गए हैं, ये इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। पूरा आप समझने के लिए इस टॉपिक को इसका तीसरा वीडियो आप अवश्य देखें। इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको इस टॉपिक संबंधित पीडीएफ में आपको फ्री में निःशुल्क जो है पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चाहिए तो आप mybooklaw.com वेबसाइट से डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।